नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम मंथन 24/7 पर। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, हम विश्व के महाद्वीपों के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कंटिनेंट जितने भी हैं हम उन्हें पढ़ने वाले हैं। और आप सभी को मैंने वीडियोज़ में बताया होगा पिछली में 7 कंटिनेंट्स हैं, और इसमें से जो हम कर चुके हैं वो 3 कंटिनेंट्स कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने वीडियोज़ नहीं देखी हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाएं और उन वीडियोज़ का मैंने लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट के रूप में, तो वहाँ पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करते हैं, हमने सबसे पहले कौन कौन से कंटिनेंट कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए, एक तो हमने एशिया, इसके बाद में नॉर्थ अमेरिका, और इसके बाद में किया था हमने साउथ अमेरिका। ठीक है, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। इनके बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, नदियों के बारे में, झीलों के बारे में, माउंटेन्स के बारे में। आज जो हमारी बारी है वो है यूरोप को पढ़ने की। तो आज हम जो सारी बातें करेंगे वो यूरोप कंटिनेंट से रिलेटेड करेंगे, चाहे वो झील हो, चाहे नदियाँ हों, चाहे माउंटेन्स हों। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस वीडियो में हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से देश हैं, देशों के बारे में पढ़ेंगे, कुछ कंट्रीज़ को मिलाकर कुछ नाम दे रखा है उनके बारे में जानेंगे, माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, रिवर्स के बारे में, लेक्स, स्ट्रेट यानी जलसंधियों के बारे में, सी सागर के बारे में, और खाड़ियों के बारे में। तो ये मुख्य चीज़ें हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। कुछ इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट होंगे, वो वीडियो के हम लास्ट में देखेंगे, जो भी फैक्ट हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यूरोप के मैप के साथ। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि यूरोप को एशिया से अलग करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखिए, ये आप मैप देख रहे हैं, तो इस मैप में जो ये वाला रीजन है ना, ये एशिया है, आप सभी जानते होंगे। और ये वाला कंटिनेंट जो है ये अफ्रीका कंटिनेंट है। तो हम बात करेंगे कि अफ्रीका और एशिया से यूरोप को क्या क्या चीज़ें अलग करती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी एशिया की। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है यूराल। ठीक है, यूराल माउंटेन रेंज। इस यूराल से एक नदी निकलती है, वो कैस्पियन सागर में गिरती है। उस नदी का नाम भी क्या है? यूराल। तो ऊपर की तरफ यूराल माउंटेन रेंज और यूराल रिवर, ये एशिया को अलग करती हैं। यहाँ पर ये बीच में आप ये वाला हिस्सा देख पा रहे होंगे, इसे हम बोलते हैं कैस्पियन सी, जो आप ब्लू कलर से देख रहे होंगे। ठीक है, देखिए ये रीजन। अब जो आप यहाँ देख पा रहे हैं ना, ये है कैस्पियन सी। एक ही कैस्पियन सी अलग करता है। एक ये वाला जो सी है, आप सभी यहाँ देख पा रहे होंगे, इसको हम बोलते हैं ब्लैक सी, यानी कि काला सागर। काला सागर, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है काकेशस। काकेशस माउंटेन रेंज। इस काकेशस माउंटेन रेंज के द्वारा भी एशिया यूरोप से अलग होता है। ये यूरोप है ऊपर वाला हिस्सा, ये नीचे वाला हिस्सा कौन सा? आपका एशिया। और रीजन कौन से हैं? एक आपका ब्लैक सी है जो एशिया को यूरोप से अलग करता है, और एक यहाँ पर स्ट्रेट है। स्ट्रेट यानी कि जल संधि। जल संधि भी किसे बोलते हैं? मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, आप सभी को पता होगा। जो दो लैंड एरियाज को क्या करती हो? अलग करती हो, और दो वाटर बॉडीज को जोड़ती हो। ठीक है, इसे हम बोलते हैं स्ट्रेट। यहाँ पर दो वाटर बॉडीज हैं आपकी, यहाँ पर ब्लैक सी और यहाँ पर सी ऑफ मरमरा, इन दोनों को जोड़ती है। तो उस वाटर बॉडी का नाम है, वो स्ट्रेट का नाम है आपका बॉस्फोरस स्ट्रेट। तो आपको कौन कौन सी चीज़ें पता चली कि एशिया को यूरोप से अलग करने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 आपका यूराल माउंटेन, सेकंड वन इज यूराल रिवर, थर्ड वन इज कैस्पियन सी, एंड फोर्थ वन इज कॉकेशस माउंटेन्स, फिफ्थ वन इज ब्लैक सी, and the sixth one is Bosphorus Strait। ठीक है, ये इतने कारक थे, इतनी चीज़ें हैं, इतनी फिजिकल चीज़ें हैं जो आपको पता चलेंगी कि एशिया को यूरोप से अलग करने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं। तो आप यहाँ पर इन्हें देख सकते हैं। ठीक, अब बात आती है यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाली चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं थोड़ा सा इसे जूम आउट। तो आपने ये चीज़ समझ ली कि यहाँ देखिए, ये अफ्रीका, नीचे अफ्रीका कंटिनेंट है वाला। ठीक है, तो यहाँ पर यूरोप को अलग करने वाली चीज़ यहाँ पर सिर्फ एक ये है, तो इसे हम बोलते हैं जिब्राल्टर स्ट्रेट। जिब्राल्टर जल संधि।
जो कि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, और बीच में है आपका भूमध्य सागर। भूमध्य सागर भी आपका यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। तो ये कुछ कारक थे जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करते हैं, यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। जो आगे हमारी अब बात है, देखिए एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, चलिए यहीं देख लेते हैं। तो आपका जो ये आप मैप देख पा रहे होंगे ना, तो यहाँ पर इस तरफ जो ओशियन है ना, इसे हम बोलते हैं अटलांटिक ओशियन, ठीक है। अब इधर ऊपर वाला जो ओशियन है यूरोप के ऊपर, इसे बोलते हैं हम आर्कटिक ओशियन। इससे पीछे वाली स्लाइड पे जाएं तो इसे सही से समझ पाएंगे आप। देखिए ये वाली स्लाइड पर मैं जाता हूँ आपको, तो यहाँ पर आप आसानी से समझ पाएंगे। देखिए ये पूरा का पूरा जो ओशियन है ये अटलांटिक ओशियन, ऊपर वाला ओशियन आपका आर्कटिक ओशियन, ठीक है। और इधर ये वाला अफ्रीका के इधर पड़ता है, तो हम इसे बात नहीं करेंगे क्योंकि हम बात करने वाले हैं सिर्फ यूरोप की, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं यूरोप के माउंटेन्स, यानी कि जो यूरोप महाद्वीप है आपका, इस यूरोप महाद्वीप से संबंधित कौन कौन से माउंटेन्स हैं, कौन कौन से पर्वत हैं, इन्हें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आ रहा है ना आपका, वो आता है सियरा नेवादा। तो आपका सियरा नेवादा माउंटेन रेंज यहाँ पर है, इसके ऊपर आती है आपकी सियरा मोरेना, यहाँ पर सियरा मोरेना है, और इसके ऊपर है कैंटेब्रियन। तो ये आपका फ्रांस स्पेन में है, कौन सा, कैंटेब्रियन माउंटेन। ये दोनों भी आपके फ्रांस में ही है, सॉरी स्पेन में, ये आपका स्पेन है, और यहाँ पर आपका पुर्तगाल है, छोटा सा देश, ठीक है। सियरा नेवादा, सियरा मोरेना, कैंटेब्रियन, ये हो गया आपके माउंटेन रेंज कौन कौन सी, आपकी स्पेन की। एक माउंटेन रेंज आती है यहाँ पर प्रेनीज, इसका नाम है आपका कौन सा, प्रेनीज। तो प्रेनीज माउंटेन रेंज जो है आपकी, वो इस स्पेन को आपके यहाँ फ्रांस से अलग करती है। ये आपका फ्रांस है और ये स्पेन है, तो इनके बीच में एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है प्रेनीज। तो प्रेनीज माउंटेन रेंज जो है आपकी स्पेन को फ्रांस से अलग करती है। नेक्स्ट माउंटेन रेंज है आपकी स्कैंडिनेवियन। तो ये वाली जो माउंटेन रेंज है ना, ये वाली आपकी स्कैंडिनेवियन माउंटेन रेंज। अभी हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिन्हें हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ बोलते हैं, ठीक है। आगे चलें तो देखिए एक माउंटेन रेंज और यहाँ पर है एपिनाइन। तो एपिनीज जो है आपकी यहाँ पर है, एपिनीज माउंटेन रेंज। डिनारिक माउंटेन रेंज कौन सी है, इटली में आपकी एपिनीज हो गई, आपकी डिनारिक यहाँ पर हो जाएगी। ये बाल्टिक कंट्रीज है, यहाँ पर बाल्टिक कंट्रीज बढ़ाने वाला हूँ मैं। बाल्टिक कंट्रीज कौन कौन सी हैं अभी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, उन कंट्रीज़ के नाम भी और उनकी लोकेशन भी। तो ये आपकी कौन सी होगी, डिनारिक आल्प्स। अब बात आती है आल्प्स माउंटेन रेंज की। तो आल्प्स माउंटेन रेंज आपकी यहाँ पर है, ये किसे किसे अलग करती है, आपको इटली के स्विट्जरलैंड से अलग करती है, इटली को स्विट्जरलैंड से अलग करती है। फिर बात आती है कार्पेंथियन। तो आपकी कार्पेंथियन माउंटेन रेंज यहाँ पर है, इसमें कार्पेंथियन माउंटेन रेंज में लगभग आपकी 8 से 10 कंट्रीज आती हैं, जो यहाँ पर कंट्रीज सिचुएटेड हैं, ठीक है। फिर आती है यहाँ पर आपकी टारा माउंटेन, ठीक है, टारा माउंटेन रेंज। फिर आते हैं बाल्कन, यहाँ पर बाल्कन माउंटेन रेंज है आपकी। बाल्कन कंट्रीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, कहाँ पर बाल्कन कंट्रीज़ हैं आपकी, तारा माउंटेन रेंज होगी। अब बात आती है कॉकेशस माउंटेन रेंज की। आपकी यहाँ पर कॉकेशस माउंटेन रेंज है, जो आप यहाँ पर ब्लैक सी, अभी मैंने आपको पढ़ाया था ब्लैक, और यहाँ पर कैस्पियन। ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में ये कॉकेशस माउंटेन रेंज है, जो कि एशिया को आपके यूरोप से अलग करती है। और इसी कॉकेशस माउंटेन रेंज में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस, क्या नाम है उस चोटी का, माउंट एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस सिचुएटेड है कहाँ पर, कॉकेशस माउंटेन रेंज में। तो ये आपकी यहाँ पर माउंटेन रेंज होगी किसकी, आपकी कॉकेशस, जो कि यूरोप को एशिया से अलग करती है। ये कुछ माउंटेन रेंजेस थी। अब आगे अगर हम बात करें तो अब बात आती है कुछ कंट्रीज़ के बारे में। हम जानेंगे कि जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हम किन्हें बोलते हैं। कौन सी कंट्रीज़ की बात करेंगे सबसे पहले बात करेंगे हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की। कौन कौन सी कंट्री हैं स्कैंडिनेवियन, वो देख लेते हैं। चलिए, तो आपकी जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है ना, एक तो आपकी ये वाली कंट्री नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड डेनमार्क, और आपका आइसलैंड। ये कंट्रीज़ हैं जो कि आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में आती हैं। और आइसलैंड पर आपका किसका अधिकार है, सॉरी आइसलैंड एक अलग देश है,
ठीक है। और तो आप इसे अगर देखेंगे तो मैप पर मैं आपको बताऊं इस तरह से, जो मैंने यहाँ पर शेडेड रीजन बनाया है ना, ये आपका कौन सी कंट्रीज हैं, ये हैं आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। जो आप शेडेड रीजन देख पा रहे हैं ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का रीजन है। एक यहाँ पर ये भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कौन कौन सी कंट्री होगी, स्कैंडिनेवियन कंट्री। और कौन कौन सी, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क एंड आइसलैंड, ये आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहलाएंगी। नेक्स्ट है आपकी बाल्टिक कंट्रीज। बाल्टिक कंट्रीज कौन सी हैं, तो यहाँ पर 3 कंट्रीज यहाँ देख पा रही है, देखिए एस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया, ये 3 कंट्रीज हैं, इन्हें हम बोलते हैं बाल्टिक कंट्रीज। तो अगर मैं शेडेड रीजन करके बताऊँ तो ये आपकी बाल्टिक कंट्रीज होगी, जो आप शेडेड रीजन देख पा रहे होंगे अब, इन्हें ही हम बोलते हैं बाल्टिक। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाल्टिक कंट्रीज निम्न में से कौन कौन सी बाल्टिक कंट्रीज नहीं है, तो आपको ऑप्शन छांट के बताने हैं, ठीक है। अब बात आती है जूटलैंड प्रायद्वीप। तो जूटलैंड प्रायद्वीप कौन सा, आपका डेनमार्क का ये वाला हिस्सा जो है, इसे ही हम बोलते हैं जूटलैंड प्रायद्वीप, ठीक है, जूटलैंड पेनिनसुला। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब बताती है आपकी आइबेरिया प्रायद्वीप, आइबेरिया पेनिनसुला। और मैं आपको पेनिनसुला की डेफिनेशन पहले ही बता चुका हूँ, एक ऐसा लैंड एरिया, ये ज़मीन है आपकी जो 3 तरफ से पानी से घिरी हुई हो, उसे हम बोलते हैं प्रायद्वीप या फिर पेनिनसुला। और इस पेनिनसुला के बारे में हम जानेंगे। आइबेरिया वो है आपका कौन सा, जो 2 कंट्रीज मिलकर बनाती हैं, एक आपका स्पेन और एक पुर्तगाल, यही आपका पेनिनसुला कहलाता है, आइबेरिया पेनिनसुला, इसे हम बोलते हैं आइबेरिया पेनिनसुला, ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब बताती है बेनेलक्स देश कौन कौन से हैं, इसमें 3 कंट्रीज आती है, कौन कौन सी, एक तो आपकी यहाँ पर नीदरलैंड, बेल्जियम और एक छोटा सा देश है लग्जमबर्ग। इन 3 कंट्रीज को मिलाएं तो ये बेनेलक्स कंट्रीज बन जाती हैं। तो ये यहाँ पर इस तरह से सिचुएटेड है, बेनेलक्स कंट्रीज, इन्हें हम इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर मैप से आप याद करोगे ना तो जल्दी याद होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन में जो आते हैं आपके, ये हिस्सा जो है आपका ग्रेट ब्रिटेन वाला है, इसमें कौन कौन से आते हैं, वेल्स, आपका इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, 3 कंट्रीज हैं जो आपकी ग्रेट ब्रिटेन में आती हैं, ठीक है। अब इससे आगे आएगा आपका यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन सी कंट्री आएंगी वो देखते हैं वो हम। तो यूनाइटेड किंगडम में इस ग्रेट ब्रिटेन वाले हिस्से को मिलाकर यहाँ पर एक नॉर्थ आयरलैंड है, इस आयरलैंड के ऊपर नॉर्थ आयरलैंड से मिला दें तो ये बन जाएगा आपका कौन सा, यूनाइटेड किंगडम। तो आप यहाँ पर एक ब्लू कलर से देख पा रहे होंगे, यूनाइटेड किंगडम का ये कलर है ब्लू, तो यहाँ तक ये आ रहा है, ठीक है। तो ये यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। अब आती है बात बाल्कन कंट्रीज़ की। तो यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्हें हम बाल्कन कंट्रीज़ बोलते हैं। कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं बाल्कन कंट्रीज़ में, तो देखिए यहाँ ध्यान से देखें। मैं आपको यहाँ पर एक शेडेड रीजन बनाता हूँ, ये जो शेडेड रीजन आप देख पा रहे हैं ना, ये मैंने बाउंड्री बनाई, ये सारी सारी बाल्कन कंट्रीज हैं या फिर इसे हम बाल्कन पेनिनसुला बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं देखिए, माल्डोवा, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया और बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, आपका मैसेडोनिया, कोसोवो, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, ये कुछ कंट्री आती हैं जो आपकी किस में आती हैं, आपकी बाल्कन कंट्रीज़ में। अल्बानिया, ग्रीस, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मैसेडोनिया, कोसोवो, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, बुल्गारिया, रोमानिया, ठीक है। तो ये इतना रीजन जो है ये सारा का सारा आपका बाल्कन कंट्रीज़ में आता है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं मैप के द्वारा। अब अगर हम आगे चलें तो अब हम गल्फ़ की बात करेंगे, उससे पहले हमने जो चीज़ें पढ़ी उन्हें देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने कौन सी चीज़ देखी थी, तो ये आपकी थी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, ठीक है। ये आपके यहाँ पर बेनेलक्स कंट्रीज़ थी, यहाँ बाल्टिक कंट्रीज़ थी, ठीक है। ये बाल्कन कंट्रीज़ थी, ये आपका आइबेरिया प्रायद्वीप था, ये आपका ग्रेट ब्रिटेन था और इसे मिलाकर आपका यूनाइटेड किंगडम था। तो ये कुछ कंट्रीज़ के मिलाकर नाम थे जो हमने इस अब तक यहाँ पर देखे। उम्मीद है ये आपको समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं आगे, बात करते हैं गल्फ ऑफ यूरोप, यानी गल्फ और बे। मैंने आपको बताया था जो समुद्र से लगा हुआ हिस्सा होता है, समुद्र का ज़मीन से लगा हुआ हिस्सा जो अंदर तक गहरा होता है उसे हम बोलते हैं गल्फ, और जो ज़्यादा गहरा नहीं होता उसे हम बोलते हैं बे। फॉर एग्जाम्पल आप समझ पाएंगे अभी, जैसे देखिए
ये थोड़ा अंदर घुसा हुआ है तो इसे हम गल्फ बोलेंगे, और यहाँ पर एक कम है, यहाँ पर ये कम रीजन है तो यहाँ पर इसे बोलेंगे हम बे। ठीक है, अब जैसे हम समझते हैं कौन कौन सी गल्फ और बे हैं। सबसे पहले बात करते हैं गल्फ ऑफ बोथनिया। तो गल्फ ऑफ बोथनिया कहाँ पर है? यहाँ। और किन किन कंट्रीज से अपनी बाउंड्री शेयर करती है? एक है आपका स्वीडन एंड दूसरा है फिनलैंड। ठीक है, तो ये आपकी गल्फ कौन सी हो गई? गल्फ ऑफ बोथनिया। देखिए अंदर तक ये इतना घुसा हुआ हिस्सा है तो इसलिए इसे गल्फ बोला गया, और बे जो है आप यहाँ देख पा रहेंगे अंदर कम घुसा हुआ हिस्सा है। फिर आपकी गल्फ ऑफ फिनलैंड, तो ये वाला हिस्सा जो है आपका ये है गल्फ ऑफ फिनलैंड, यानी फिनलैंड की खाड़ी। तो ये कौन कौन सी कंट्रीज को टच करती है? फिनलैंड और एस्टोनिया, जो कि बाल्टिक कंट्रीज की हिस्सा है। ठीक है, अब आगे है गल्फ ऑफ रीगा। ये वाला हिस्सा जो है ना, ये है आपका गल्फ ऑफ रीगा, यानी रीगा की खाड़ी। किस किस कंट्रीज को टच करती है? तो 2 बाल्टिक कंट्रीज को, एस्टोनिया और लातविया, इन दोनों कंट्रीज को टच करती है। तो गल्फ ऑफ रीगा बताती है इंग्लिश चैनल। तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये इंग्लिश चैनल है, जो फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच में है। ऊपर कौन सा हिस्सा आपका? यूनाइटेड किंगडम, और नीचे वाला हिस्सा कौन सा आपका? फ्रांस। तो इन दोनों के बीच में स्थित है इंग्लिश चैनल। ठीक है, बे ऑफ बिस्के, यहाँ ये वाला हिस्सा देख पा रहे हो, ये कौन सी आपकी? बिस्के की खाड़ी, यानी बे ऑफ बिस्के। गल्फ ऑफ लायन, ये खाड़ी जो है आपकी गल्फ ऑफ लायन। ठीक है, ये आपकी गल्फ ऑफ लायन हो गई। बे ऑफ बिस्के हो गई यहाँ पर, ये गल्फ ऑफ लायन हो गई, ये गल्फ ऑफ जिनेवा है। ठीक है, अब आगे आती है गल्फ ऑफ ओट्रांटो आ गई, टर्नेटो, ये है आपकी यहाँ पर गल्फ। ठीक है, गैस्कोनी, जो बिस्के की खाड़ी है, इसी में छोटा सा हिस्सा जो है यहाँ पर गैस्कोनी खाड़ी का हिस्सा है। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट आपका डोंगल बे, तो आपकी ये है डोंगल बे, और ये है आपकी गाल बे। ये डोंगल की खाड़ी और ये गलबे की खाड़ी। कौन सी कंट्री है? ये आयरलैंड कंट्री है, आप सब जानते होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर पड़ती हैं खाड़ियाँ। तो ये कुछ खाड़ियाँ हो गई जो आप सभी यहाँ पर मैप से समझ पाए होंगे। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ सागरों के बारे में। कौन कौन से सागर कहाँ पर हैं? सबसे पहले बात करते हैं एड्रियाटिक सी। तो ये वाला सी जो है ये एड्रियाटिक सी है। ठीक है, ये आप हिस्सा देख पा रहे हैं, ये सब भूमध्य सागर का ही हिस्सा है ये, और इसमें कुछ जो सागर होंगे उन्हें हम पढ़ने वाले हैं। तो ये एड्रियाटिक सी हो गया। आपके बाद में इसके बाद में सी ऑफ मरमरा, ये वाला सागर जो है सी ऑफ मरमरा यानी मरमरा सागर। ये वाला ब्लैक सी, ये वाला एजोब सी, और यह वाला आपका एजियन सी। देखिए अब यहाँ पर मैं आपको लिख कर बताता हूँ, ये है आपका एजियन सी, ये है आपका मरमरा सागर, ये है आपका काला सागर ब्लैक सी, ये है आपका एजोब सी। अब आपसे क्वेश्चन पेपर में ये भी पूछ सकता है कि इन जो आपको सागर दे दिए चारों, एजियन सी, मरमरा सी, ब्लैक सी और एजोब सी, इनको वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्रम बढ़ते हुए क्रम में लगाइए, यानी क्रम में लगाइए एक तरीके से। तो किस तरह लगाएंगे? सबसे पहले कौन सा आएगा वेस्ट में? आपका एजियन, फिर मरमरा सागर, फिर ब्लैक सी, फिर आपका एजोब सी। ठीक है, एजियन आपका, फिर मरमरा सी, फिर आपका ब्लैक सी, फिर आपका एजोब सी। इस तरह से आप वेस्ट टू साउथ लगा सकते हैं। ये आपके सागर हो गए। कुछ और सागर के बाद बात करें तो ये आपका यहाँ पर टायरेनियन सी है, ये वाला कौन सा? टायरेनियन सी, और यहाँ पर आपका आयोनियन सी। एड्रियाटिक सी, आयोनियन सी एंड टायरेनियन सी, 3 सी हैं यहाँ पर इटली की चारों तरफ। देखिए एड्रियाटिक सी, टायरेनियन सी एंड दिस इज आयोनियन सी। तो ये आपके मैंने इंक्लूड नहीं कर पाए हैं, तो यहाँ बताता हूँ। आगे चलें तो बात आती है आपकी आयरिश सी। तो ये वाला आपका आयरिश सागर है। कौन सा? आयरिश सागर। किस किस के बीच में? आपका यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड के बीच में। फिर आती है बात बाल्टिक सी। तो ये वाला सागर जो है आपका बाल्टिक सागर है। ठीक है, गल्फ ऑफ बोथनिया के नीचे। अगर आगे हम बात करें तो बात आती है वाइट सी। तो ये वाला सागर जो है ये आपका कौन सा है? वाइट सी, जो कि आपका रूस में है। इसे ही हम श्वेत सागर बोलते हैं। रूस में भी ऊपर आर्कटिक सागर से लगा हुआ। फिर आता है बात है बैरन सी की। तो ये वाला ऊपर इसके ऊपर बैरन सी हो जाएगा। इसके बाद में आती है नॉर्थ सी। तो आप यहाँ पर ये हिस्सा देख पा रहे होंगे, तो ये नॉर्थ सी है। इसके बाद में अगर मैं एक सागर की ओर बात कर लूँ आयरलैंड के नीचे, तो इसे ही हम बोलते हैं सेल्टिक सी। ठीक है, ये आपका सेल्टिक सी हो जाएगा। तो ये कुछ सागर हैं जो आपके यूरोप से लगे हुए हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ स्टेट या जल संधियों के बारे में, जो किस किस सागर को और किस किस लैंड को जोड़ती हैं, किस किस महासागर या सागर को अलग करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ खाड़ियाँ हैं, जैसे स्ट्रेट ऑफ कर्च,
बॉस्फोरस स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो, स्ट्रेट ऑफ मेसिना, स्ट्रेट ऑफ बोनीफासो, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, नॉर्थ चैनल, स्ट्रेट डोवर और सेंट जॉर्ज चैनल। देखिए अब हम इन्हें क्रम से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी स्ट्रेट ऑफ कैरिज। तो ये वाली जो आप यहाँ देख पा रहे हैं ना ब्लैक सी के साथ, तो यही आपकी स्ट्रेट ऑफ कैरिज, स्ट्रेट ऑफ कर्च यानी कर्च की जल संधि। तो ये किस किस चीज़ को अलग करती है अभी मैं आपको बताऊंगा। ये रूस को आपके यहाँ पर यूक्रेन से अलग करती है, ठीक है, और एजोव सी को आपके काला सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट है आपकी बॉस्फोरस स्ट्रेट। तो आपकी ये जो जल संधि है ना, ये बॉस्फोरस स्ट्रेट है, काला सागर को आपके मरमरा सागर से जोड़ती है, ठीक है, और तुर्की जो है इस तुर्की को इस्तांबुल वाले हिस्से से अलग करती है। ये हम अभी पढ़ेंगे कौन सा एरिया कहाँ पर है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आपकी जल संधियाँ कौन कौन सी हैं। देखिए पहली है स्ट्रेट ऑफ कर्च, जो कि आपकी कहाँ पर है, ये वाली जल संधि है, और इस जल संधि के द्वारा एजोव सी और आपका ब्लैक सी इन दोनों को जोड़ा जाता है, और क्रीमिया प्रायद्वीप किसका, यूक्रेन का, और यहाँ पर रूस, इन दोनों को अलग करती है। यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप को आपके कहाँ से, रूस से। कौन सी, स्ट्रेट ऑफ कर्च। अब बात आती है बॉस्फोरस स्ट्रेट की। तो बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है आपकी वो यहाँ पर है, काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है जो आप वहाँ देख रहे हैं, और तुर्की को इस्तांबुल से अलग करती है। देखिए ये दोनों तुर्की ही हैं, दोनों तरफ ये भी तुर्की है ये भी तुर्की है, लेकिन ये तुर्की का ही हिस्सा है इस्तांबुल। तुर्की को तुर्की के ही हिस्से इस्तांबुल से अलग करती है। कौन सी, आपकी बॉस्फोरस स्ट्रेट। अब है स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो। कौन सी जल संधि है ओट्रांटो, ये है यहाँ पर। ये जो कंट्री है आप देख पा रहे हैं इटली, और इटली में भी ये वाला देश कौन सा है, अल्बानिया, दूसरा जो अपनी बाल्कन कंट्रीज के बारे में बात की। अल्बानिया को इटली से अलग करती है और एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से जोड़ने वाली संधि कौन सी है, ओट्रांटो, और इटली को अल्बानिया से अलग करती है। तो ये होगी आपकी ओट्रांटो जल संधि। अब आगे बात करें तो स्ट्रेट ऑफ मेसिना। तो ये सिसिली द्वीप को देखिए, यहाँ पर देखिए ये है आपका सिसिली आइलैंड, और ये इटली, दोनों पर इटली का ही अधिकार है। इटली के सिसिली द्वीप को, ये है आपका सिसिली द्वीप, इसको इटली से अलग करती है, और आपकी टायरेनियन सी को आयोनियन सी से जोड़ती है। मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर मेडिटेरियन सी में यहाँ पर टायरेनियन सी है और यहाँ पर आपका आयोनियन सी है। इन दोनों सागरों को जोड़ती है, और किन दो भूमियों को अलग करती है, इटली को, इटली की ही भूमि सिसिली से अलग करती है, ठीक है। तो ये आपका कौन सी होगी, स्ट्रेट ऑफ मेसिना। स्ट्रेट ऑफ बोनीफासियो। बोनीफासियो जल संधि किसे अलग करती है, देखिए ये दो द्वीप हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये वाला आइलैंड और ये वाला आइलैंड, इन दोनों आइलैंड को अलग करती है, जो कि सार्डिनिया, देखो वहाँ लिखा हुआ आपको सार्डिनिया का जो द्वीप है ये इटली का है, और ये जो कोर्सिका है ये आपका फ्रांस का है। तो इन दोनों द्वीपों को अलग करती है कौन सी जल संधि, आपकी स्ट्रेट ऑफ बोनीफेसियो। और किन किन सागर को जोड़ती है, आपको मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर को आपका टायरेनियन सी से जोड़ती है, ठीक है। तो ये आप इस तरह से बता सकते हैं। अब आती है बात स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, तो ये आपकी किसको, मैंने आपको बताया भी था अभी कुछ देर पहले कि कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। तो यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, किस किस को अलग करती है, ये यूरोप को, अगर महाद्वीप की बात करें तो यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है, और अगर जल संधियों की जल की बात करें तो किन्हें किन्हें जोड़ती है, तो वो है आपका यहाँ पर भूमध्य सागर और यहाँ पर अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है कौन सी, आपकी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यानी जिब्राल्टर जल संधि। और यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, चाहे अगर देश के बारे में बात करें तो स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। अफ्रीका का देश कौन सा है यहाँ पर, मोरक्को, ठीक है। इन दोनों देशों को अलग करती है। ये आपकी हो गई स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। आगे अगर हम बात करें, अब बात आती है नॉर्थ चैनल की। तो नॉर्थ चैनल आपका यहाँ पर है, ये वाला, ये किसे किसे अलग करता है, आपका यहाँ पर स्कॉटलैंड को नॉर्थ आयरलैंड से, ठीक है। किसको, स्कॉटलैंड को नॉर्थ आयरलैंड से, और जोड़ता किसे किसे है, आपका आयरिश सागर को अटलांटिक महासागर से। ऊपर ये पूरा महासागर कौन सा, अटलांटिक महासागर ही है। देखिए सागर और महासागर में अंतर, सागर महासागर में अंतर क्या है, महासागर जो होता है वो आसपास के लैंड एरिया से बड़ा होता है, ठीक है,
जैसे यहाँ अटलांटिक महासागर है, पूरे महाद्वीपों से बड़ा है ये, ठीक है। लेकिन अगर बात करें सागर की यानी सी की, तो आसपास के लैंड एरिया से छोटा होगा। जैसे यहाँ देखिए दोनों ज़मीन है, इन दोनों से छोटा हिस्सा है, ये अंदर जो जल का है इसे ही हम सागर बोलते हैं, ठीक है। ये वाला सागर है, ये सागर कहलाता है क्योंकि आसपास की ज़मीन यहाँ पर ज़्यादा है इससे, और ये वाला एरिया कम है, तो इसी वजह से हम इसे सागर बोलते हैं। अब बात करते हैं जो नॉर्थ चैनल की बात कर रहे थे, यहाँ पर आयरिश सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है और उत्तरी आयरलैंड को आपके स्कॉटलैंड से अलग करता है। ऊपर यहाँ पर स्कॉटलैंड वाला हिस्सा है, फिर वेल्स है, फिर इंग्लैंड है, 3 में बटा हुआ है आपका यूनाइटेड किंगडम। अब बात करें स्टेट ऑफ डोवर, डोवर जल संधि। डोवर जल संधि जो है आपकी वो यहाँ पर है, उत्तरी सागर को आपका इंग्लिश चैनल से जोड़ता है। ये आपका उत्तरी सागर है, ये वाला आपका इंग्लिश चैनल है, इन दोनों को जोड़ता है। और आपका अलग किसे करता है, यूनाइटेड किंगडम को आपका फ्रांस से अलग करता है, ठीक है। ये फ्रांस वाला हिस्सा है, ये वाला यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, तो इन दोनों को अलग करने का काम करती है आपकी डोवर जल संधि। ये हो गई। अब बात करते हैं सेंट जॉर्ज चैनल, ये वाला जो हिस्सा है ना, इसे हम बोलते हैं सेंट जॉर्ज चैनल। ये किस किस को अलग करता है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये आयरिश सागर को यहाँ पर सेल्टिक सागर से अलग करता है। मैंने आपको बताया था ना, ये वाला हिस्सा कौन सा, सेल्टिक सागर, और ये आपका आयरिश सागर, तो इन दोनों को तो जोड़ता है ये। और अलग किससे करता है, आपका आयरलैंड को इस ब्रिटेन से, या फिर कह दें तो हम आयरलैंड को वेल्स से अलग करता है, यहाँ पर वेल्स वाला हिस्सा है, ठीक है। तो इस तरह से हम इन जल संधियों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी जल संधियाँ थी जो आपने यहाँ देखी, और इन जल संधियों के बारे में आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं आगे हम नदियों के बारे में। जो इम्पोर्टेंट रिवर हैं आपकी यूरोप की, उन्हें ही हम पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपकी कौन सी, वोल्गा रिवर के बारे में। हम इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। देखिए वोल्गा रिवर सबसे पहले क्यों पढ़ेंगे हम वोल्गा रिवर के बारे में, क्योंकि ये यूरोप की जो है सबसे लंबी नदी है। तो यूरोप की वोल्गा रिवर जो है आपकी यहाँ पर वाल्दाई माउंटेन से निकलती है, ठीक है। ये रिवर आप देख पा रहे हैं ना, ये वोल्गा रिवर है पूरी, और आपकी ये जल कहाँ गिराती है, आपकी कैस्पियन सागर में इधर। यूरोप की सबसे लंबी नदी, ठीक है, ये आपकी वोल्गा हो गई। इसके बाद में यूराल, यूराल मैंने आपको बताया था जो यूराल माउंटेन से निकलती है और यूरोप को एशिया से अलग करती है, वो भी कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। अब आती है डेन्यूब। देखिए ये रिवर आप देख पा रहे हैं ना, आल्प्स माउंटेन रेंज से निकलती है और यहाँ पर इस तरह से बहती हुई ये और अपना जल काला सागर में गिराती है, ठीक है। ये आपकी होगी काला सागर वाली नदी। राइन नदी, जो आप ये नदी देख पा रहे हैं ना, ये राइन रिवर है, ये वाली, ये राइन रिवर हो गई। अब ये इंपॉर्टेंट नदियाँ बनती हैं। देखिए यहाँ पर एक और नदी है जिसे हम बोलते हैं ऑडर, ये ऑडर रिवर है। ये यहाँ पर आपकी सीन रिवर है, सीन, ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट रिवर बनती हैं। अब अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले हमने आपकी वोल्गा रिवर के बारे में बात कर ली, और दोबारा देखते हैं तो इसमें आप देखिए वोल्गा रिवर, इसका जो ओरिजिन है यानी कि निकलती कहाँ से है, तो ये आपकी वाल्दाई माउंटेन से निकलती है, और इसका अंत जो होता है वो कैस्पियन सागर में यहाँ पर होता है। और ये लॉन्गेस्ट रिवर है किसकी, यूरोप की। अगर आपसे पूछे कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको बताना है आंसर वोल्गा, ठीक है। अब अगर मैं आगे बात करूं तो बात आती है अब यूराल की। इसका उद्गम जो होता है यूराल माउंटेन रेंज से होता है, और अंत कहाँ होता है, कैस्पियन सागर में ही। और ये आपकी एशिया और यूरोप की बाउंड्री बनाती है, ठीक है। नदी यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ कि इस यूरोप का सबसे बड़ा देश आपका कौन सा है, रशिया क्षेत्रफल के मामले में, और सबसे छोटा वेटिकन सिटी, ठीक है। वेटिकन सिटी सबसे छोटा, इसकी जनसंख्या 1000, और सबसे ज़्यादा जो है आपकी रशिया है यहाँ पर, इसकी जनसंख्या, और आपकी क्षेत्रफल भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है इसका, ओके। अब बात करते हैं आगे, जो रिवर है आपकी राइन रिवर। राइन रिवर आपकी स्विट्जरलैंड के पास से निकलती है आपकी, और आल्प्स माउंटेन रेंज से। यहाँ पर कौन सी माउंटेन रेंज है, आपकी आल्प्स, और आल्प्स माउंटेन रेंज से निकलती हुई ये जर्मनी में होती जाती है, और यहाँ पर अपना नीदरलैंड में अपना जल गिराती है उत्तरी सागर में, ठीक है। स्विट्जरलैंड से निकलती है, जर्मनी होती हुई, फिर आपका नीदरलैंड होती हुई उत्तरी सागर में अपना जल गिराती है। इसे हम कोल रिवर भी बोलते हैं, कोल रिवर।
कोल रिवर क्यों बोलते हैं? जो इसकी घाटी है यानी वैली है, इसकी घाटी में कोयला पाया जाता है और सबसे अच्छा कोयला बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। ठीक है, कौन सा? बिटुमिनस कोयला। किसकी नदी घाटी में? आपका राइन नदी की घाटी में। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और जर्मनी की राजधानी बर्लिन एक नदी के किनारे स्थित है जिसका नाम है स्प्री। स्त्री नहीं, स्प्री। और स्प्री किसकी सहायक नदी है? इसकी राइन की। तो इसी पर जर्मनी का जो कैपिटल है बर्लिन वो वहाँ पर स्थित है। ठीक है, इस तरह से इस नदी को याद रख सकते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो आती है डैन्यूब रिवर। डैन्यूब रिवर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक माउंटेन रेंज है ब्लैक फॉरेस्ट। मैं आपको वहाँ पर माउंटेन्स में बताना भूल गया। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन रेंज कहाँ पर? आपकी जर्मनी में। और ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से निकलती है और ये लगभग 10 देशों से बहती हुई जाती है और काला सागर में अपना जल गिराती है। और ये 10 देशों से बहती है लगभग, और 4 ऐसे देश हैं जिनकी राजधानी यानी कैपिटल इस डैन्यूब रिवर के बैंक पर यानी किनारे पर स्थित है। कितनी कंट्रीज? 4 कंट्रीज। और इन 4 कंट्रीज़ की मैं अगर बात करूं तो क्रम से चलता हूं मैं। तो सबसे पहले देखिए आपकी कौन सी है? ऑस्ट्रिया, फिर है स्लोवाकिया, फिर है हंगरी, फिर है आपका सर्बिया। ये 4 कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी कैपिटल इस नदी के किनारे स्थित है। ऑस्ट्रिया की वियना, स्लोवाकिया की आपकी कौन सी होगी? ब्राटिस्लावा, एंड आपकी सर्बिया की बेलग्रेड, और आपकी हंगरी की बुडापेस्ट। ये आपकी 4 कैपिटल्स हैं जो इस डैन्यूब नदी के किनारे स्थित हैं। तो डैन्यूब नदी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है, तो ये भी आपको याद रखना है यूरोप की। ओके, अब अगर हम बात करें कुछ अन्य रिवर हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। इंपॉर्टेंट क्यों बनती हैं? क्योंकि इनके किनारे पर बहुत बड़े बड़े शहर सिचुएटेड हैं। जैसे मैंने आपको बताया था सीन रिवर। सीन रिवर के किनारे आपका फ्रांस की कैपिटल आपकी पेरिस स्थित है। ठीक है, टाइबर नदी जो है वो आपकी टाइबर यहाँ से इटली से निकलती है और इसके जो किनारे है वो रोम शहर स्थित है। ठीक है, अब बात आती है पो। ये भी इटली की नदी है और यहाँ आल्प्स माउंटेन रेंज से निकलती है। इस नदी को इटली की गंगा कहते हैं, इटली की गंगा, क्योंकि इसका जो क्षेत्र है यहाँ पर गेहूँ खेती के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, मौसम ऐसा उपलब्ध कराती है, ज़मीन ऐसी उपलब्ध कराती है जिससे गेहूँ खेती आसानी से हो सके। ठीक है, और थेम्स नदी है जो कि इसके सहारे लंदन शहर स्थित है इंग्लैंड में। ये आपका लंदन वाली सिटी नदी होगी कौन सी? टेम्स। एक आती है आपकी ओडर नदी जो है मैंने आपको बताया था वो यहाँ से निकलती। 3 कंट्रीज हैं, चेक रिपब्लिक और पोलैंड में। और ये जर्मनी और पोलैंड की यहाँ पर क्या बनाती है? ये चेक गणराज्य से निकलती है और पोलैंड और जर्मनी की बाउंड्री बनाती है। ठीक है, 3 कंट्रीज से बहती है। कौन कौन सी? आपकी चेक रिपब्लिक, पोलैंड एंड जर्मनी, और बाउंड्री बनाती है आपकी जर्मनी और पोलैंड की। तो ये आपकी कौन सी नदी हो गई? ओडर। और इस तरह से हम इनके बारे में याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। नदियों की बात हो गई, अब बात करते हैं झीलों के बारे में। झील यहाँ पर बहुत सारी हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उन्हें ही हम पढ़ेंगे। झील बहुत सारी कैसे हैं? देखिए, पहली आती है कॉन्स्टेंस झील। अगर कॉन्स्टेंस झील की बात करें तो यहाँ पर एक झील है स्विट्जरलैंड के ऊपर, यहाँ पर कॉन्स्टेंस झील। ठीक है, लडोगा झील जो है आपकी वो रूस में है। किस जगह पर? यहाँ पर। कौन सी? लडोगा झील। और इस झील के बारे में खास बात क्या है? ये यूरोप की सबसे बड़ी झील है, क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ी। ठीक है, इसके साइड में ही लडोगा झील के पास में ही एक झील है ओनेगा। ठीक है, ये ओनेगा हो गई। 2 झील और हैं स्वीडन की, एक है वेनर्न और एक है वेटर्न। तो ये 2 झीलें आपकी कहाँ पर? स्वीडन में। और फिनलैंड में तो बहुत सारी झीलें हैं, यानी कि ये इससे हम फिनलैंड को इसी वजह से हजारों झीलों का देश कहते हैं। क्या बोलते हैं? हजारों झीलों का देश। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर झीलें देखनी है आपने। सबसे बड़ी कौन सी होगी? आपकी लडोगा झील। और वेटर्न और वेनर्न आपकी स्वीडन में हो गई, और आपकी ओनेगा भी रूस में हो गई, और कॉन्स्टेंस झील आपकी स्विट्जरलैंड और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की बाउंड्री पर हो गई। अब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आपका नॉर्वे है, इसका एक तट दिख रहे हैं ना आपको, इसे हम बोलते हैं फियोर्ड तट। फियोर्ड तट।
तट किसे बोलते हैं? जो समुद्र से जमीन हिस्सा लगा हुआ हो किसी देश का, उसे हम तट बोलते हैं। और फ्योर्ड तट कौन से होते हैं? जो कटे फिटे होते हैं, समुद्र के सहारे कटे फिटे तट जो होंगे उन्हें ही हम फ्योर्ड कोस्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ये कटा फिटा हिस्सा नहीं है, यहाँ पर सिंपल इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, लेकिन कटे फिटे जो तट होंगे इन्हें हम बोलेंगे फ्योर्ड। ठीक है, ठीक है। एक बात आती है डाइक। डाइक किसे बोलते हैं? जैसे मान लीजिए एक कोई जमीनी हिस्सा है, यहाँ समुद्र है, जैसे ही समुद्र को पीछे हटाकर, समुद्र को जो पीछे हटाते हैं तो यहाँ पर इस तरह से समुद्र, जैसे मान लीजिए ज्वार भाटा आता है तो जैसे समुद्र पीछे गया तो दीवार लगाकर समुद्र को पीछे हटा दिया जाता है, तो इसी चीज़ को बोलते हैं हम डाइक। और जिस जमीन पर यहाँ पर हटाकर खेती की जाती है इसे बोलते हैं हम पोल्डर लैंड, यानी पोल्डर भूमि। ठीक है, तो ये आप इस तरह से समझ पाए होंगे। ये कुछ लैंड एरियाज़ के बारे में बात हो गई। अगर हम बात करें, मैंने आपको बता दिया पोल्डर लैंड, डाइक एंड फ्योर्ड। अब बात आती है कुछ फैक्ट हैं यूरोप से रिलेटेड। कौन कौन से फैक्ट हैं उन्हें हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे लंबी नदी कौन सी है आपकी? वोल्गा। कौन सी बताई थी मैंने आपको? वोल्गा रिवर। सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एल्ब्रुस, जो मैंने आपको बताया था काकेशस माउंटेन रेंज में। ठीक है। विश्व की सबसे लंबी सुरंग गोटहार्ड बेस सुरंग कहां पर? आपकी आल्प्स माउंटेन रेंज स्विट्जरलैंड में। ठीक है। और एक माउंटेन रेंज थी आल्प्स, जो कि आपकी स्विट्जरलैंड में थी और इटली में थी, तो उसी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैंक। ठीक है, माउंट ब्लैंक इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अब आगे अगर हम बात करें तो कुछ यूरोप की कंट्रीज़ के उपनाम हैं। यूरोप के बारे में एक चीज़ और है, यहाँ पर एक भी रेगिस्तान नहीं पाया जाता। ठीक है, यहाँ पर एक भी रेगिस्तान नहीं है। इस यूरोप को प्रायद्वीप का प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीपों का, देखिए इसमें बहुत सारे प्रायद्वीप हैं, इस वजह से प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, ये कुछ नाम हैं इसके। एक कंट्री है नॉर्वे, जिसे बोलते हैं मध्य रात्रि के सूर्य का देश, क्योंकि यहाँ पर आधी रात में लगभग कुछ टाइम के लिए सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, इस वजह से बोलते हैं मध्य रात्रि के सूर्य का देश। हजारों झीलों का देश मैंने आपको बताया था फिनलैंड, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं। विश्व की दुग्ध नगरी डेनमार्क में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है। ठीक है, दूध का उत्पादन कहाँ पर होता है? डेनमार्क में सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर गायें पाली जाती हैं। और मैं आपको अभी कंट्रीज़ बताऊँगा कौन कौन सी कंट्रीज़ कहाँ पर हैं थोड़ी देर में। किसानों का देश बोलते हैं फ्रांस को। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ज़्यादातर जनसंख्या सिटीज़ में निवास करती है, लेकिन फिर भी से किसानों को देश बोलते हैं, यहाँ पर कृषि ज़्यादा होती है। मिनी यूरोप भी किसको बोलते हैं? फ्रांस को भी मिनी यूरोप बोलते हैं। यूरोप के खेल का मैदान किसे बोलते हैं? तो वो स्विट्जरलैंड को बोलते हैं। आपने देखा होगा स्विट्जरलैंड में भी। पोप का शहर वेटिकन सिटी को बोलते हैं। यूरोप का बीमार आदमी तुर्की बोलते हैं। और एशिया का प्रवेश द्वार, क्योंकि जो मैप पर चलते हैं, अब यहाँ पर मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा थोड़ी सी। देखिए, एशिया का प्रवेश द्वार क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर आपका एशिया से अलग करता है आपको जहाँ बॉस्पोरस स्टेट, तो यहाँ से एशिया में प्रवेश किया जाता है किसके द्वारा? बॉस्पोरस स्टेट के द्वारा। तो इसी को तुर्की को क्या बोलते हैं? एशिया का प्रवेश द्वार। ठीक है, अब कंट्रीज़ की बात करें, देखिए कुछ कंट्रीज़ के बारे में हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, ये हमने आपके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में बात कर ली। डेनमार्क, यहाँ पर दूध का उत्पादन सर्वाधिक होता है। यहाँ पर आपकी बाल्टिक कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर बाल्टिक सागर इसी के सहारे, इसी वजह से। पोलैंड हो गया आपका, यहाँ पर देखिए जर्मनी इंपॉर्टेंट सिटी है, यहाँ पर कंट्री है। और आपका यहाँ पर एक कौन सी है? बेनलक्स कंट्रीज़ हो गई। फ्रांस आपका यहाँ पर हो गया, आपका स्पेन है, पुर्तगाल है, ये आइबेरिया प्रायद्वीप हो गया आपके दोनों। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन के बारे में आपको बता चुका हूँ। ये यूनाइटेड किंगडम है आपका पूरा, जिसमें आपका नॉर्थ आयरलैंड भी इंक्लूड है। अगर नॉर्थ आयरलैंड को अगर हम बाहर निकाल दें तो वो ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका इटली वाला हिस्सा है। ये दो द्वीप हैं, इन पर एक पर फ्रांस का अधिकार है, एक पर इटली का अधिकार है। सिसिली जो द्वीप है, यहाँ पर एक ज्वालामुखी पाया जाता है जिसे बोलते हैं हम स्ट्रम्बोली। जो आपका ज्वालामुखी है ये लगातार फूटता रहता है, इसी वजह से यहाँ पर जो भूमध्य सागर है इसमें लाइट दिखाई देती है, तो इसी वजह से हम इसे बोलते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे बोलते हैं? आपके
सिसिली के स्ट्रोम्बोली को, जो आपका ज्वालामुखी है। ठीक है, मैंने आपको बाल्कन कंट्रीज़ के बारे में बताया, जो आपकी यहाँ पर सारी बाल्कन कंट्रीज़ हैं आपकी। ये यूक्रेन है आपका, बेलारूस, तो ये आपके इस तरह से कुछ कंट्रीज़ हैं। आपके बाउंड्री चाहे तो आप यहाँ पर ये बता सकते हैं कौन सी देश किस देश के साथ बाउंड्री लगाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो यूरोप महाद्वीप से रिलेटेड थी। उम्मीद है देखिए आपको जो मैंने पढ़ाया, आप इस चीज़ को पढ़ने के बाद ऑक्सफोर्ड एटलस लें, उससे पढ़ें तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, ये तो एक मैंने ओवरव्यू दे दिया, आपको वहाँ से पढ़ना है। और कोई अच्छी सी बुक लें और उससे पढ़ लीजिए, तो आपको और ज़्यादा चीज़ें एनहेंस कर सकते हैं और सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी इतनी ही थी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, इससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जो कि होगी अफ्रीका कंटिनेंट की। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू।